आलोक, आपने आंसर लिखा है क्या? सर पता नहीं था, तो पता नहीं था सर, क्वेश्चन मिला है, पता नहीं कैसे नहीं पता चला। नहीं, ये उस वाले ग्रुप में होगा क्या, उसमें दिया तो था। ठीक है, मैं ये हिंदी में देखूंगा। ठीक है सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिला था, पता नहीं चला हमको सर। ये ग्रुप में होगा। कौन से वाले ग्रुप सर? ये पेड ग्रुप जो है ना, उसमें क्वेश्चन गया होगा ये। उसमें कैसे ऐड होंगे सर? पेड ग्रुप पे पेमेंट करके। कैसे सर, फॉर्म पता नहीं चला। शिवम, यस सर। इनसे आलोक से बात कर लीजिएगा, इनको ऐड करवा दीजिएगा। आपको एडमिशन लेना है तो इन शिवम से बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, क्लास उस ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं श्वेता बोल रही हूँ। सर हाँ, सर मुझे भी ज्वाइन करना था क्लासेस में। आप फर्स्ट डे आज मैं ज्वाइन की हूँ, तो सर क्या प्रोसीजर है और कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी सर? शिवम, इनको भी ज्वाइन करवा लीजिएगा। श्योर सर। क्या आपका, आप ना इनसे शिवम से कौन से ग्रुप में है ना, ग्रुप में है ना आप? सर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो हूँ बहुत टाइम से आपके, बाकी मैं किसी अदर ग्रुप में नहीं हूँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन का मैसेज कर दीजिएगा। आलोक, आप भी जिस भी ग्रुप में है ना, उस ग्रुप पे आप एडमिन का मैसेज कर दीजिएगा, ये दोनों आपका एडमिशन करा लेंगे। सर हेलो सर। हाँ सर मैं सीमा बोल रही हूँ, मुझे भी ऐड होना है। शिवम, आप सभी एडमिन चाहे तो अपना नंबर, जब जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आप एडमिन का मैसेज कर दीजिए, इमीडिएटली एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग डेमो क्लास 2-3 तक दिए थे, अब हम डेमो क्लास हम लोग कल से बंद कर देंगे। तो जो लोग डेमो क्लास ले रहे हैं वो एडमिशन ले लीजिए कल से। ये कंटिन्यू रहेगा ना सर? क्या सर ये कंटिन्यू रहेगा ना सर, यहाँ जो चल रहा है? हाँ, ये तो जो चल रहा है चलते रहेगा ना। जो पेड है तो पेड तो चलते ही रहेगा। पेड में जो जितनी सारी फीचर्स दे रहे सारा फीचर्स मिलते ही रहेगा ना। सर और इसमें सर, क्या वो पीटी वाला तो होगा। पीटी वाला भी स्टार्ट कर रहे हैं 22 तारीख से, टेंशन मत लो। पीटी के लिए कुछ सोचना नहीं है, जितना हम करा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन है, तो आराम से पीटी और मेंस मिला के करते रहो। ठीक है, फोकस्ड रहो एकदम, खाली जितना हम कंटेंट पढ़ा उस कंटेंट को खाली अपने अंदर उतारो, बाकी कुछ रिसर्च नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है कान मूंद के। इससे बेस्ट कंटेंट तो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा, और खास करके 1-to-1 मेंटरिंग में इस तरह से कोई कॉपी चेकर आपको नहीं बताएगा अभी कॉपी में इतनी कमियां हैं, ऐसे हैं। पर डे आपको कॉपी को आपको ट्रैक करना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो इट वेरी वेल। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने आंसर नहीं लिखा है पहले उनको बताइए, क्या इश्यूज आ रहे थे आंसर लिखने में? शालिनी, आपका आंसर नहीं आया है? अपलोड कर दिए सर। अच्छा, अपलोड अभी की होगी। नीलेश का आ गया, मनदीप का नहीं आया है, ब्रजेश का नहीं आया है। मैंने अपलोड किया हाँ, सर। आपका आ गया, आपका आ गया है सर मेरा भी आ गया होगा सर, अपलोड कर दिया आपका मैंने। भी आ गया है। ठीक है, ठीक है। विकास आपका भी आ गया है, संदीप आपका भी आ गया, ऋषभ आपका, सूर्य आपका भी आ गया है। ठीक है, तो जी कुछ लोग पहली बार आंसर लिख रहे हैं क्या इसमें? पहली बार ही है सर। अच्छा, पहली बार। हाँ सर मेरा भी। सर मेरा आया है क्या? आयुष, तुम्हारा पोर्टल पे नहीं दिख रहा यार। सर ऐप में तो डाले थे। ऐप पे डाले थे कि पोर्टल वाले पे, जहाँ कॉपी अपलोड करना है? ऐप में डाले थे सर। कॉपी ऐप पे नहीं, पोर्टल आपको शिवम नहीं बताए हैं कि शिवम पोर्टल पे कैसे जाता है? नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे को हम उनको First time मैसेज भी किए थे। गौरव, आप पेड बैच में हैं? चलो, मैं इसलिए जानबूझ के कॉपी पहले से इवैल्यूएट नहीं किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कॉपी में क्या एक्चुअली होना चाहिए और क्या चीज मिसिंग है। सब लोग आ गए क्लास में? रंजन आ गया? रंजन क्लास में हो? ठीक है, चलो। सो लेट मी स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट आई विल, मैं पे कल के जो अपने आंसर लिखा है उस पर आई विल जस्ट गिव फीडबैक। आप लोगों के कल के आंसर में क्या बेसिक स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन दिख रही? यस सर, यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली कॉपी है ब्रजेश जी की। लुक एट द कॉपी एंड लुक एट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्या था? 1813 और 33 के चार्टर एक्ट ने किस प्रकार उपनिवेशीकरण किया, ऐसा ही कुछ। क्वेश्चन था 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट ने किस तरह से भारत को एक औपनिवेशिक कॉलोनी बना दिया। राइट?
यस सर। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है? सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन को अपन क्रैक करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड, किस तरह से, हाउ डिड, या फिर मैं क्वेश्चन को सामने ही दिखा देता हूं। क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली under the charter acts of 1813 accelerated India's transformation from a commercial outpost to a full-fledged colony. So 1800 इस हिंदी भी पढ़ लीजिए, किस तरह से उसने पूर्ण उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया कैसे तेज किया। सो इस क्वेश्चन का मेन हीरो कौन है? इस क्वेश्चन का मेन हीरो 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट है मेन हीरो, मतलब मेन डिमांड। या फिर मेन डिमांड ये है कि कैसे इंडिया एक कमर्शियल आउटपोस्ट से एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन में दो ही चीजें हैं, या तो 1813 1833 के एक्ट के बारे में आप लिखें, ठीक है, या फिर आप ये दिखाएं कि कैसे कमर्शियल आउटपोस्ट से ये फुल फ्लेज कॉलोनी में कन्वर्ट होता है। कॉलोनी समझ रहे हैं ना? औपनिवेशिक जो प्रक्रिया है, उपनिवेश। सो बेसिकली इस प्रश्न का डिमांड ये है कि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में जो जो प्रावधान थे वो किस तरह से भारत को, जो सिर्फ पहले कमर्शियल एक्टिविटी का हब था, जिसमें सिर्फ पहले ट्रेड होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ट्रेड करके यहाँ के गुड्स को ब्रिटेन में ले जाकर बेचती थी, कैसे उसको फुल फ्लेज कॉलोनी में डेवलप किया। सो हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि 1813 और 33 के एक्ट के प्रावधान को निकाल के इसके लिंक को स्टैब्लिश करना, मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव वाला लिंक हमें स्टैब्लिश करना है कि 1813 और 1833 में से क्या क्या चीजें हुई थी जिसके कारण इंडिया एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये Yes, sir. क्वेश्चन का मेन डिमांड है। हमें क्वेश्चन में 1813 और 1833 के प्रोविजन के बारे में नहीं पूछ रहा है कि इनके सारे प्रोविजन को आप लिखिए। आपने 1813 का प्रोविजन लिख दिया, 1833 का प्रोविजन लिख दिया। बेसिकली हमें ये हमारा कोर डिमांड है। क्वेश्चन का कोर डिमांड ये कि कैसे इंडिया कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हुआ और उसमें इनके क्या क्या प्रोविजंस थे जो इसमें एज ए फैक्टर काम किए। समझ रहे बात को आप? सो जो मेजॉरिटी कॉपी मैंने देखी है, मेजॉरिटी कॉपी में क्या इशू हुआ है कि सबों ने चार्टर एक्ट 1813 1833 के प्रोविजन पे ज्यादा फोकस कर दिया है। जैसे चलिए ब्रजेश जी कॉपी उठाता हूं, तो सबसे पहले जब अपन इंट्रोडक्शन देते हैं, जब अपन भूमिका लिखते हैं, तो भूमिका में कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से उस क्वेश्चन की भूमिका लिखी जानी चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम आंसर लिख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं, पता नहीं एग्जामिनर समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। मैं बिल्कुल एकदम सीधे ईस्ट लिखूंगा 1813 से 1833 से, तो एग्जामिनर के मन में पता नहीं वो लिंक स्टैब्लिश कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं उसी सोच के कारण आपने बिल्कुल स्टार्ट किया 31 दिसंबर 16 से, फिर उसके बाद अपने बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर सब मेंशन करते हुए तो आप यहाँ तक। सो ये जो कंप्लीट पार्ट है ब्रजेश जी, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर। दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। एग्जामिनर को पूरा बैकग्राउंड हमें नहीं देना है, हमें एग्जैक्टली हिट करना है जो क्वेश्चन का डिमांड है। आपको स्टार्ट यहां से करना चाहिए कि 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट किस बैकग्राउंड में लाया गया, इसके क्या मेन प्रोविजंस थे, किस फॉर्म में उसको 1 2 3 पॉइंट मेंशन करके जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया, और कैसे उस ट्रेड मोनोपोली ने इसको कॉलोनी में, उपनिवेशवाद में इसको कन्वर्ट किया।
ये आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा 1833, 1813 और 33 के चार्टर एक्ट। तो ये वाला पार्ट आपका इररिलेवेंट है। तो ठीक है एग्जाम में हमें इस तरह के बदलना है। बदलते परिदृश्य, आपने यहाँ पे जाके आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, ये वाला पार्ट तो आपका चला गया। सो आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंदर जो प्रावधान है आप उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने 1813 के जो प्रोविजंस हैं आपने उसी को लिखते जा रहे हैं, जो कि हमें ये नहीं लिखना, हमें तो ये फोकस करना है कि कैसे 1813 और 1833 का जो प्रावधान है कैसे आपको भारत को जो कॉलोनी में कन्वर्ट कर रहा है। सो आपको हेडिंग्स डालनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि 1800 इंट्रोडक्शन में ही 1813 और 33 में क्या क्या प्रावधान थे। अब आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी कि कैसे इसने भारत को एज ए कॉलोनी में परिवर्तित किया। ठीक है, हेडिंग 1 ट्रेड मोनोपोली का खत्म होना। ठीक है, दूसरा कंपनी को कंप्लीटली एक गवर्निंग बॉडी बना देना। अभी मैं दिखाऊंगा मॉडल आंसर। ठीक है, सो गलती यही जो समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम सब में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है कि हम 1813 और 33 के प्रावधानों को लिख दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न हमारा प्रावधान नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि कैसे ये प्रावधान भारत को एक कमर्शियल आउटपोस्ट से फुल फ्लेज कॉलोनी में बदल रहे हैं, कैसे एक व्यापारिक केंद्र से पूर्ण उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया को कैसे उन्होंने तेज किया। सो प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, सो हमने ये वाला पार्ट इज इररिलेवेंट। ठीक है, क्योंकि आप उसमें 18 फिर इसमें भी आप बढ़ते चले गए, ये चला गया। फिर आपने आईपीसी वगैरह बदल, कहीं कोई हेडिंग नहीं। आपने क्या किया, आपने सिंपली दोनों एक्ट के प्रावधान लिख दिए और उपरोक्त चार्टर अधिनियम से। तो ये क्वेश्चन के डिमांड से बहुत ज्यादा अलग है। क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और आपने सिर्फ दोनों एक्ट के प्रावधानों को लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके मार्क्स बिलो एवरेज मिलेंगे। 10, 11, 12 इससे ज्यादा बिल्कुल मिल ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा आपके भाषा पे थोड़ा सही कीजिए। प्रशासनिक में गलत लिखा हुआ है, और भी दिखाता, और भी मैंने बहुत जगह देखे हैं। ठीक है, अशुद्धि है हिंदी की, उसको भी सही कीजिए। ठीक है, मैंने बहुत जगह देखा है बदल। क्लासिक लड़ाई मत समय बिहार बंगाल बदलते पिछले नियम पूरा हो चल कर दिया कोई ब्रिटिश पे। अभी मैंने देखा था 2-3 दिन से मुझे और अशुद्धि दिख रही, शासित। ठीक है, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक मिनिमम जो आपको मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे सर आगे से। हाँ, मैंने देखा अभी आपको। बाकी आपकी हिंदी अच्छी है, बीच बीच में जिस तरह की जो अशुद्धियां हैं मात्रा की और शब्दों का, उसको ध्यान रखिए। ठीक है, सो प्रश्न आपने अच्छा एफर्ट डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे से ये सोचिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है। अगर आप कम कंटेंट में प्रश्न के डिमांड को लिख दे रहे हैं, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, आंसर सर एक दो देखेंगे उसके बाद सर। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास है, अभी पहली क्लास है, कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, पहली क्लास सब ऐसा ही लिखते हैं। कंचन क्लास में है? यस सर। तो चार्टर एक्ट ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है, एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली, द एक्ट बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंपीरियल गवर्नेंस। अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे और ये लिखती, द एक्ट्स बिकम ट्रू कैटलिस्ट फॉर colonial transforming into India from a commercial post to colonial outpost, तो ज्यादा सही रहता है ना। क्वेश्चन तुम्हारा वो पूछ रहा है। जैसा देखो हिंदी माध्यम वाले भी देखो, इसने क्या किया, इसने इंट्रोडक्शन तो सही लिखा कि चार्टर एक्ट 1813 1833 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बाय एबॉलिशिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली। ये वाला लाइन तो एकदम सही है। गलती कहाँ पे है, ये लाइन तो सही, गलती कहाँ पे कि ये वाला पॉइंट से ये आगे एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही, अगला बात नहीं बता पा रही है। उसका एबॉलिश कारण हुआ क्या, इंपीरियल गवर्नेंस तो कहाँ है वो,
तुम डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखोगी कि इसने और इस एक्ट ने ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम ए कमर्शियल आउटपोस्ट टू फुल फ्लेज्ड कॉलोनी, वो लाइन यहाँ पे आनी चाहिए ना, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसके 2-3 और फीचर्स ऐड कर दो कि जैसे इसके अंदर में तुम्हारा पूरा लीगल कोडिफिकेशन किया गया था, इसमें कैसे मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस तरह से पूरा का पूरा हर तरह से हर एंगल से भारत को सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, तो दैट शुड कम हियर, ठीक है। ये वाला सेकंड लाइन इज योर नॉट सुटेबल। सेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल पावर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल पावर से सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉलोनी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉलोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों डेवलप हुआ? कल के क्लास मैंने क्या समझाया था? कोई मुझे समझा सकता है क्या? कल के क्लास से मैंने क्या समझाया था? कॉलोनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? विकास जरा मुझे समझाएंगे आप? सर हूँ, बट मैं ये अभी पब्लिक तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। संदीप जरा मुझे समझाओ कि मैंने कॉलोनी का कॉन्सेप्ट क्या समझा था, क्या वो क्या मेन ट्रिगर फैक्टर क्या था? अमनदीप, क्लास में थे कल? हाँ सर। आयुष क्या था वो मेन फैक्टर? ब्रजेश जल्दी फटाफट। अरे वो ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ। ट्रेड मोनोपोली खत्म होने के कारण क्या हुआ? अब इंग्लैंड से फिनिश प्रोडक्ट भारत में आएगा और यहां से रॉ प्रोडक्ट जाएगा। रॉ प्रोडक्ट जाएगा, हाँ सर। तो सबसे कच्चा पहला माल। पॉइंट यहाँ पे क्या आना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए? ट्रेड मोनोपोली खत्म की सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए। पॉइंट्स को प्राथमिकता देना सीखिए, कौन सी पॉइंट सबसे पहले आएगा। रैंडम पॉइंट नहीं लिखना है, तो सबसे पहला पॉइंट प्रायोरिटाइज कीजिए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट विल कम कि ट्रेड मोनोपोली का खत्म होना, और इसके कारण क्या वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स बाद में आएंगे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, हाउ दिस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, कैसे ठीक है। ट्रेड मोनोपोली खत्म हो, वो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे। एक्सक्लूसिव ट्रेड सर इसमें लिखा हुआ है चार्टर कहाँ पे एक्ट लिखा हुआ है? सर फर्स्ट लाइन में। विच फर्स्ट लाइन? आई एम नॉट एबल टू सी। सर इस पॉइंट का फर्स्ट लाइन सर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का। अच्छा, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी, ठीक है। नाउ द ब्रिटिश, दिस पॉइंट शुड कम फर्स्ट। ये पहला पॉइंट होना चाहिए। यस सर। ठीक है। कल्चरल सब्जुगेशन, दिस इज राइट, गुड, वेरी गुड। कल्चरल सब्जुगेशन का मतलब यह हुआ कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत को दबाने की कोशिश। यही तो कॉलोनी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप दिखाते हैं कि जिस भी एरिया के ऊपर आप अपना वर्चस्व बनाते हैं, उसको आप सिर्फ इकोनॉमिकली शोषित नहीं करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसको आप ये भी दर्शाते हैं कि तुमसे हम कल्चरली सुपीरियर हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाइट्समैन सिविलाइजेशन बर्डन जो था, व्हाइट्समैन बर्डन, तो हम भारतीयों को सिविलाइज कर रहे हैं। हम बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा कल्चर हमसे पिछड़ा है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, थर्ड पॉइंट शुड बी दिस। उसके बाद इट लेड टू क्लास ऑफ पीपल। बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड मत करो, ज्यादा पॉइंट इंक्लूड करो। तुमने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं, ये तीसरा पॉइंट है। फिर तुम लीगल, चौथा पॉइंट लीगल कंट्रोल, एस्टैब्लिश लॉ कमीशन व्हिच कोडिफाइड द लॉ लीडिंग टू, इसको सही से लिखो। इसने इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन। इंप्लीमेंट तो कब होता है? इंप्लीमेंट 1861 में होता है आईपीसी ना, सर 1860 आईपीसी। अच्छा 1860। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, 5वां पॉइंट। बहुत ज्यादा इस पॉइंट को एलैबोरेट नहीं करके इसमें इसको यहां तक कट करके एक पॉइंट और ऐड करो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड, ठीक है। देन अगेन दिस एक्ट्स इंस्टीट्यूशनलाइज। अब एक चीज और, 1813 और 1833 दोनों अलग अलग एक्ट हैं। तो जो मोटा मोटी तुमने प्रोविजन लिखा हुआ है वो मोटा मोटी 1813 का है। 1833 वाला कौन कौन से प्रोविजन लिखे हैं? ट्रेड मोनोपोली से संबंधित। तुमने ये लिखा कि 1833 में टी एंड चाइना भी खत्म हो गया? नो सर। दिस इज मिसिंग ना।
ये वाला पॉइंट मेंशन करना है, फैक्ट्स को सब देना है। सो विद दिस आंसर, इसमें आंसर में पॉइंट्स, बॉडी स्ट्रक्चर सही है, इंट्रोडक्शन नीड टू वर्कआउट, इंट्रोडक्शन आधा सही है। नाउ दिस इज अ कंक्लूजन, दिस एक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज colonial rule, ठीक है, by shifting the company from trade to administration, preventing the way for British crown take over British colony, deepening the, वो वाला कंक्लूडिंग लाइन कहाँ पे है? किसने इंडिया को कॉलोनियल आउटपोस्ट बनाया? ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी, डीपनिंग द एक्सप्लॉयटेशन। इस चीज को थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. कि Indian economy get subjugated to the British economy and it become a cog in the wheel of entire colonial structure। ऐसे करे कुछ कर सकते हो, बट ओवरऑल इट्स गुड। कमी क्या है? तूने कोई डायग्राम क्यों नहीं बनाती हो आंसर में? Why you don't have any diagrams? Why you always follow a monotonous structure? There is no box, no underline, no keyword highlight। जैसे तूने de-installation लिखा, उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट नहीं करोगे, ठीक, ओवरऑल इट्स गुड, ठीक है, बट आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड गिवन योर लेवल। सो 19/38 इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ऋषभ आपका काफी सुधरा है। आपने एक इनोवेटिव चीज दिखाया मुझे, आपने टाइमलाइन बनाया, इट्स गुड, ठीक है। टाइमलाइन के साथ साथ अगर आप कोई ग्राफ भी बना देते कि किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी पहले 1600 से ऐसे बढ़ता है, फिर सडनली डिक्लाइन करेगा, और किस तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी में इंडिया कन्वर्ट होता है, अगर आप ये दिखा सकते तो ग्राफ और अच्छा रहता। गुड। समझ रहे बात को? ये थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाता, ठीक है। बाकी ये टाइमलाइन आपने बनाया बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा लिखने शुरू कर दियो तुम अब, ठीक है। लाइन स्पीच में ठीक है। नाउ कमिंग टू द चार्टर एक्ट, ठीक है, बहुत तुमने क्रिस्प में इसको निपटा दिया। इफ पॉसिबल बॉक्स में डाल दो, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कमर्शियल आउटपोस्ट टू कॉलोनी, गुड गुड गुड, यही हेडिंग मुझे चाहिए, ठीक है। थोड़ा क्रिस्प करो, ओके सर। ठीक है, कोट डायरेक्टर, ठीक है। ये फोकस करो जिस एक्ट के बारे में पूछा गया, दिस 1793 ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा हो गया। हाँ 1813 से 1833 ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करो, जिस तरह से कंचन ने किया है ना, सब हेडिंग बना के वो करना है। आपने लिखा सारे पॉइंट सही हैं, बट हमें एक्ट के प्रोविजन को लिखने के बजाय हमें ये दिखाना है कि कैसे ये एक्ट का प्रोविजन भारत को एक कॉलोनी के रूप में स्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट इज वेरी गुड, जहां पे आपने ये स्टैब्लिश, जब आपने ये लिख दिया ना, ये काम हो गया आपका। नाउ अब आपको इससे ज्यादा एक्ट के बारे में नहीं बात करना है, अब आपको बनाना है हेडिंग्स, 5-6 ऐसे हेडिंग्स बनाने हैं, जिस हेडिंग्स में बताना है कि किन किन कारणों से भारत कॉलोनी में कन्वर्ट हुआ। यहां तक इट्स वेरी गुड, समझ रहे बात को? अब क्या कर रहे हो कि तुम अब इसमें ना, तुम अब सारे एक्ट का प्रोविजन लिख रहे हो, तो ये प्रश्न का डिमांड है ही नहीं। प्रश्न का डिमांड ये है कि सभी एक्ट में ऐसा क्या क्या चीजें थी जो भारत पहले जहां सिर्फ ट्रेड होता था उसको कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो पॉइंट्स चाहिए आपको यहाँ पे। ये सर पॉइंट्स को हेडिंग बनाना। हाँ, पॉइंट्स को आप सिर्फ जो एक्ट के बारे में दे रहे हैं बुलेट पॉइंट्स में, दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मिसिंग, ठीक है। एक बॉडी को फिर से रिस्ट्रक्चर करो, ठीक है, इट नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। सूर्य प्रकाश, फर्स्ट टाइम राइटिंग? यस सर, फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें एक काम करो, सबसे पहले अगली बार लिखना तो साइड मार्जिन दे के लिखना, ठीक है। अभी से हैबिट डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगली बार से मेरा साइड मार्जिन लिखना। इन 1773 ब्रिटिश क्राउन पास रेगुलेटिंग एक्ट, वही जो पहली बार लिखते हैं तो थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि बिल्कुल बैकग्राउंड से लेके लिखें, तो आपने 1773 से लिखा, इट्स गुड, बट हमें जरूरत नहीं, हमें सीधा स्टार्ट करना चाहिए 1813 से, ठीक है। 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें हुई जिससे हमें ये चीजें, ये सारी ब्रिटिश इंडिया एज ए कॉलोनी से वो बना,
Therefore, to avail more chance of British traders, company passed Charter Act of 1813. चीजों क्रिस्प रखिए, बहुत ज्यादा अगर आप फैलेंगे तो कंपनीज मोनोपोली इंडेड। क्या मोनोपोली? ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, तो कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स ओके सर। एक्सेप्ट चाइना एंड टी, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड। ठीक है, आफ्टर द दिस पॉलिसीज कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ना। फिर आप वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ, क्या कौन सा ट्रीटी है? यानदोब। सर जापान बार्मा। इसकी जरूरत नहीं है ना, इतना ज्यादा आपको फैक्ट में नहीं जाना। विद डच, नॉट नीडेड। कहाँ से पढ़ लिए सब? नॉट नीडेड। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कहानी के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, कम शब्दों में अपने बात को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दूसरी बात मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो अभी का ओवरऑल जो लाइन चल रहा है वो सबके बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन सडनली तुम यहाँ आके क्रैम्प क्यों कर रहे हो? क्रैम्प नहीं होना चाहिए, लग रहा है जैसे कि ठूसा जा रहा है। इसको आगे से ध्यान दो। फिर वही बात को फिर लिख रहे हो, क्रिस्प करो पॉइंट को, फोकस इस बात पे करो कि कैसे इसने इंडिया को कॉलोनी में कन्वर्ट किया। यहाँ तक तो आप एक्ट के बारे में ही लिख रहे हैं। As this policy made to interfere in the affairs of Indians and to influence their culture, they also started to make English as compulsory language as it was mentioned. तुम अब एक काम करो, सबसे पहले सेंटेंसेस छोटे छोटे लिखो, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस मत फॉर्म करो। सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें देखो तुम्हारा एक सेंटेंस में तुम पूरा पैराग्राफ खत्म कर दे रहे हो। एक सेंटेंस पैराग्राफ ये यहाँ तक आ रहा है तुम्हारा, अभी खत्म नहीं हुआ। देयर मोटिव बिहाइंड दिस वाज टू मेक इंडिया टू हेल्प वेरियस वर्क टू रन द, मतलब यहाँ से तुम्हारा सेंटेंस चल ही रहा है। कहाँ खत्म हुआ? यहाँ खत्म हुआ है। नहीं, इसमें क्या होगा, एग्जामिनर को भी तुम परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे। ब्रेक इनटू स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे साइड हेडिंग्स दो। मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, ओवरऑल इट्स गुड अटेम्प्ट एज वी ऑल नो। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग में रहेगा, बट आगे चल के हमें इन सभी फ्रेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको लगेगा कि हम ये सब नहीं लिखेंगे तो ओवरऑल हमारा जो कनेक्शन आंसर लिखने में फ्लो टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्टली हेडिंग डालिए और शुरू कीजिए। In Britain there is a industrial revolution. No, इसने लिखने in going on 18th century. Simply लिखो impact of industrial revolution, बस। ठीक है, एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको पूरा एकदम समझाना बिठा के। ठीक है, आप मेन पॉइंट से फोकस किया, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। Therefore they are in search of big market to sold. ग्रामर सही करो, to sell their मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स एंड डिफरेंट लग्जरियस आइटम। ये पैराग्राफ बहुत लंबा है, इसको सिंपल आप लिख सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर अपना 2-3 पॉइंट डाल दो, खत्म। एज तुम्हारे अंदर भी वो चीज फील है, लिखते हो ये फील करते हो कि पिछला वाले से फ्लो मेरा टूट रहा है। डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट सिंपली राइट अ हेडिंग, उसके आगे मूव करो। ठीक है, एज कितना टाइम लगा in order to complete in order to complete European market, e-capital market, they need cheap labor and raw cheap labor थोड़ी ना भारत से लेके जा रहे हैं। fulfilling this condition, therefore अब देखो तुमने यहाँ पे रॉ मार्केट एंड ग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको सही करो। फुलफिलिंग यहाँ पे दिस होगा, दिस कंडीशंस होगा, देयरफॉर दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू। नहीं, आप इस बात को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया एज ए कॉलोनी में कैसे कन्वर्ट हुआ। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? हर तरह से इसको दबाना मतलब क्या? इसके रिसोर्स को यूज करना, इस पे पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, और क्या इसको कल्चरली इंफीरियर बनाना, और क्या यहाँ के
यहाँ के जो ह्यूमंस हैं इनको सेकंड ग्रेड मानना। तो ये सारे फैक्टर्स कैसे एस्टैब्लिश हुए ये हमें इसमें स्थापित करना। बाकी अच्छा ही फर्ट है। कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स। ठीक है इम्प्रूव हो जाएगा विद टाइम, इट विल इम्प्रूव। ठीक है, वर्कआउट करते रहो, रोज प्रैक्टिस करना है। काफी अच्छा तुम्हारे अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा लिख सकते हो, दिमाग में फ्लो अच्छा चलता है। क्वेश्चन का डिमांड पकड़ो, डिमांड के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आए तो पहले एक रफ वर्क कर लो, किसी पेज पे जाकर रफ वर्क कर लो। रफ वर्क करने के बाद देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बेटा जोर पड़ेगा। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जोर पड़ता है समझने के लिए, लेकिन एक बार सीख जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग 10 दिन 15 दिन यू विल फील कि हाँ सर कैसे फ्रेम करे स्ट्रक्चर, बट स्लोली इट विल कम। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। शांभवी क्लास में है आप? यस सर। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए कमर्शियल बॉडी फॉर्म्ड। अगेन आपने भी वही गलती की है। हमें यहाँ से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना, सीधा क्वेश्चन के डिमांड पे आइए। क्वेश्चन ने पूछा है 1813 और 33 के एक्ट ने कैसे इंडिया को कमर्शियल आउटपोस्ट से फुल फ्लेज कॉलोनी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आप 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट करेंगे। की पॉइंट लिखिए, किसने एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया, और ट्रेड मोनोपोली खत्म होने के कारण प्लस लीगल वो यूनिफिकेशन प्लस मिशनरीज का अलाउंस, इनके कारण इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए कमर्शियल आउटपोस्ट टू अ कॉलोनी। ठीक है, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, सीधा आप एक्ट का प्रोविजन बताइए। आपको फोकस इस बात पे करना है कि उन पॉइंट्स पे कि कैसे भारत एक कमर्शियल आउटपोस्ट से कॉलोनी में कन्वर्ट हो रहा है। सो आप इन सभी चीजों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, शब्द आपके ज्यादा इसमें जाएंगे। नॉट नीडेड। चार्टर एक्ट प्रोविजंस मत लिखिए। ठीक है, प्रोविजंस मत लिखिए। इनफैक्ट आपने जो मैंने पीडीएफ नोट्स दिए आपने वहां से लिखा है, सो ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना कि चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान के बारे में बात करें, या फिर जिस तरह से बीपीएससी पूछती है शॉर्ट में चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, तो वहां पे आप लिखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो लेकिन प्रश्न का डिमांड वो नहीं है। हमारा प्रश्न का डिमांड है कि कैसे ये एक्ट कन्वर्ट कर रहा है, तो हम उस पे फोकस करेंगे। फिर अगेन यू रोट सेम थिंग, आपने एक्ट का इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन को आपने बहुत शॉर्ट में रखा, इसी को एक्सपैंड करना था। इम्प्लीकेशन को एक्सपैंड करना था आपकी, ये कैसे कमर्शियल आउटपोस्ट से कन्वर्ट कर रहा है। तो इन दोनों को क्रिस्प कर देना है, बहुत क्रिस्प कर लेना है इन दोनों के। इनफैक्ट एक पैराग्राफ में मोटा मोटी लिख दीजिए कि हाँ इन दोनों में ये मेन प्रावधान थे। फोकस हमें इस वाले डायमेंशन पे करना है कि कैसे ये इसको भारत को एक कन्वर्ट किया उसमें। ठीक है, ओवरऑल इट्स गुड अटेम्प्ट। आपने पहले मेंस दिया हुआ है क्या? सर 17वीं में लिखा है मेंस, लेकिन तैयारी नहीं थी हमारी। चलिए कोई नहीं, अच्छा करेंगे आप, काफी पोटेंशियल है आपके अंदर। ठीक है, सो आई विल गिव यू 15 मार्क्स। 15 मार्क्स इस बात पे दे रहा हूँ कि यू रोट दिस इम्प्लीकेशन वाला पार्ट। यस सर। मार्क्स इस कारण से मिल रहा है, इसी चीज को समझिए, थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। बाकी ओवरऑल ग्रामेटिकली यू आर गुड, स्पेलिंग एरर्स कम है, थोड़ा कॉपी को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए। विकास, ठीक है विकास, गुड ओपनिंग द चार्टर एक्ट 1833 curtailed the Indian company's EIC power to involving a trade monopoly. Good, very good. Power leading to take control of India, thereby making India very good, perfect. This is the perfect introduction. देखिए इसने इंट्रोडक्शन में क्या किया, इस इंट्रोडक्शन में कोई बोल बच्चन नहीं किया, कंपनी कब फॉर्म हुई क्या हुई, सीधा टू द पॉइंट बात ये कर रहा है कि भैया 1813 का जो चार्टर एक्ट है और 1833 का चार्टर एक्ट है, इसने कर्टेल्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को बाय रिड्यूसिंग इट्स ट्रेड मोनोपोली। मुझे यही शब्द देखना है। इनिशियली एंड देन शिफ्टेड कंपनीज फोकस ऑन ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन पावर। परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग सब मैं कॉपी शेयर कर दूंगा। इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए, आप सब लोग देख लीजिएगा। हिंदी वाले समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है,
चार्टर एक्ट 1813 अगेन बिकॉज बहुत ज्यादा हमें एक्ट के प्रोविजंस में नहीं जाना है, ठीक है। दिस इज, मैंने आपको कॉपी देखा था, आपका ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। दिस पार्ट इज नॉट नीडेड, ठीक है, दिस पार्ट इज नॉट नीडेड। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें एक्ट के बारे में, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। चार्टर 1813। फिर आप 33 पे आते हैं, शिवम 1833 पे आते हैं, इम्पैक्ट एंड आउटकम्स ऑफ 1813। ये बाकी कुछ लोगों ने भी जस्ट कॉपी अपलोड किया है क्लास में, ठीक है। शालिनी का है, शिव और अमनदीप का है, और एक आयुष का। जल्दी कॉपी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज ठीक है लॉर्ड। इम्पैक्ट में आपको वो वाली चीज एस्टैब्लिश करना, समझ पा रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो मैं समझा रहा हूं तब से, ठीक है। फोकस उस चीज पे कीजिए कि कैसे इंडिया कमर्शियल आउटपोस्ट से कॉलोनी में जो कन्वर्ट हो रहा है उसमें इन एक्ट्स का क्या रोल है। सो रेदर देन राइटिंग अबाउट द एक्ट, हम एक्ट के बारे के फीचर्स लिखने के बजाय हम इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इसमें इसके कारण को ढूंढेंगे। समझ रहे बात को? जी जी जी। ठीक है, तो मैं भी मॉडल आंसर दूंगा, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। नंदन क्लास में हो? यस सर। ठीक है। 1833 के चार्टर, ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विकास से महत्वपूर्ण में दुर्घाव होता है कदम था, क्योंकि हम लिखते हैं तो इसको यहाँ इस ऐसे लिखते हैं, इसने कंपनी के वाणिज्यिक हितों को संतुलित करने का प्रयास किया। एक अधिकार, ठीक है, कंपनी का अधिकार, ठीक है, इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन। लेकिन इतना इसमें तुमको दोनों, इतने में तुम्हारा 1813 और 1833 के दोनों को प्रावधान आ जाना चाहिए थे। 33 को आपने अलग से लिखा है, दोनों को मिक्स करके एक पैराग्राफ बना दो, ठीक है। थोड़ा सा उसको समराइज करो, यहाँ तक में आ जाना चाहिए। बाकी इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, आपने एग्जैक्टली हिट किया है जो डिमांड है। हाँ, ये देखो, ये इसने परफेक्ट लिखा है। 1833 अधिनियमों ने भारत के उपनिवेशीकरण के निम्न रूप से गति दी। तो बाबू इसको ऐसे करके यहाँ पे दोगे तो ना पता चलेगा कि ये हेडिंग है, इसको बॉक्स में डालो, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट यही होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। कंपनी, बहुत बढ़िया। थोड़ा अच्छे से स्कैन करके पीडीएफ बनाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सही है। ब्रिटिश व्यापारियों की बढ़ती भागीदारी, आर्थिक शोषण, राजनीतिक नियंत्रण। तुमने वो कहाँ लिखा लीगल के बारे में और कल्चर के बारे में, जिसने मिशनरीज को भारत में अलाउ कर दिया गया? नेक्स्ट पेज में है सर। है नेक्स्ट पेज, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, व्यापारिक, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कल से ये भी हैबिट डाल लो, ठीक है। बहुत ठीक है। थोड़ा सा जो अशुद्धि है उस पर ध्यान दो। रेस्ट ऑल इज गुड, ठीक है। 21 नंबर सर कंक्लूजन देखिएगा, बढ़िया, देख लिए, ठीक है, देख लिए। तुम्हारा ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट है। थोड़ा स्ट्रक्चर सही करो, मतलब कॉपी दिखने में खाली अच्छी लगे, बाकी ऐसा सब कुछ सही है। ये सारा साइड में हेडिंग डालो, ठीक है। आई विल शेयर दिस कॉपी विथ एवरीवन, ठीक है। यस। संदीप, ठीक है, संदीप इंट्रोडक्शन इज सही, थोड़ा सा इसमें और डालिए, ऐड कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स और इसमें आने चाहिए थे। मतलब 1813 और 1833 के एक्ट में क्या क्या और सा चीजें थी। ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया, वो कहाँ लिखे हैं आप, नहीं लिखे हैं, ये इसमें इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। प्रावधान पे हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कैसे ट्रांसफॉर्म किया। इसमें इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो इसका कोई ये वाला पार्ट आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। स्वामी जी क्लास में हैं आप? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। बाकी आप लिखते बहुत अच्छा हो, राइटिंग आपकी अच्छी है, आप वो क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल मात्रक में शुद्धि वगैरह नहीं है। दिस पार्ट इज इररिलेवेंट। अब ये इसी पार्ट को ना एक्सपैंड करना था, ये हमारा मेन कोर ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें इस पार्ट को एक्सपैंड करना है, इस पार्ट को हमें अलग अलग एंगल में ब्रेक करना है। जैसे रंजन ने किया है, रंजन ने इसी चीज को अलग अलग एंगल में ब्रेक किया है,
ठीक है, इसने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 पॉइंट दिए हैं ओवरऑल। थोड़ा 1-2 पॉइंट और दे सकता है, बट 6 पॉइंट दिए हैं। आई एम सेटिस्फाइड। मेरे दिमाग में लग रहा है कि इसने सब्सटेंशियली कवर किया है, ठीक है। सो एग्जामिनर विल बी हैप्पी, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है कि इसको जो अपने जो समराइज किया है ना, इसी को एक्सपैंड करना है 6 से 7 पॉइंट्स में। रेस्ट इज गुड। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की समझ अच्छी है, आपने वो तो काम सही किया, मेरे बॉडी में भटक गए हैं, तो दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। रोशन अगेन अपने सेम मिस्टेक। रोशन क्लास में आप हैं? यस सर। आपने सेम मिस्टेक वही किया, स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द चार्टर एक्ट के प्रोविजन से, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। रेस्ट इज गुड। ऑब्जेक्टिव से बात नहीं करनी है हमें, ठीक है। आप समझ रही होंगे, इतना देर तो समझ ही गई होंगी कि हमें चार्टर एक्ट के ऑब्जेक्टिव से बात नहीं करनी। बहुत हाई रिजोल्यूशन में तुम्हारा कॉपी स्कैन किया हुआ है, तो हमें ऑब्जेक्टिव से बात नहीं करनी है, हमें बात करना है कैसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो दिस पार्ट इज अगेन बिकमिंग वेरी मतलब इररिलेवेंट है, ठीक है। आप फोकस आउटकम्स पे आइए। आउटकम्स जो लिखा है ना आपने, इस वाले पार्ट को आपको हाईलाइट करना है कि कैसे किस किस, और वहां पे एक्ट को मेंशन करते चलना है अलग अलग हेडिंग बना के। तो सबों ने क्या किया कि मेन पार्ट को, जैसे आपने और संदीप ने क्या किया कि मेन पार्ट को आपने छोटा कर दिया है। मेन पार्ट यही है क्वेश्चन का डिमांड, ठीक है। सो अगेन आई विल गिव यू 14 और थोड़ा सा रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम करो, नहीं तुम्हारा पेनिक नहीं काम कर पाएगा इस पे। नीलेश आपका पहला आंसर है? यस सर। तो देखिए इसमें आपने भी वही गलती किया है, स्टार्ट करें 1793, ठीक है। तो इतना हमें बैकग्राउंड में नहीं जाना होता है, आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन का जो डिमांड है वहां से हिट करें। ये सब यहाँ से आप स्टार्ट करें। 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम लागू किया गया, घाटे से बढ़ने भारतीय नहीं, क्रिस्प टू द पॉइंट, मुद्दे की बात कीजिए इंट्रोडक्शन में। और इतना लंबा एक पेज में आपका एक पैराग्राफ चल जा रहा है, ये हैबिट हमें तोड़ना है, ठीक है। आपका यहाँ से अगर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक पैराग्राफ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मुख्य प्रश्न ये अच्छा है, व्यापारिक अधिकार, ठीक है। ब्रिटिश संप्रभुता पुनः पुष्टि, ठीक है, ठीक है। अलग अलग नहीं करके एक ही जगह लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। सर ये हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, 4-5 घंटा सोचे हैं कि अलग करना है कि एक जगह लिखना। नहीं, बहुत बढ़िया। इसको अलग पूरा अलग स्कूल में हम आज पढ़ाए भी नहीं है, सिर्फ सोच रहे थे कि 2 गो जब आ जाएगा तो अलग लिखना है कि सोचना कहीं है। आप पढ़ाते हैं क्या? यस सर। गवर्नमेंट में है? जी। लिखे तो अच्छा हो, ठीक है। लेकिन सर हम बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए थे कि एक ये मतलब 2 गो के एक जगह इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया। अच्छा प्रयास है, काफी अच्छा प्रयास है, ठीक है। इसमें हेडिंग्स वगैरह करके अपने पॉइंट्स को तो अलग किया, थोड़ा सा इसको इंटरलिंक कर देना था कि इसमें ये कैसे चीजों को हो रहा है आपस में। ये दोनों एक्ट को एक जगह आप लिख देते यहीं पे स्टार्टिंग में, इन दोनों एक्ट हाँ, तो वहीं से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद आपको अपना बॉडी बनाते, ठीक है। अच्छा प्रयास है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट्स गुड एफर्ट, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा और इन चीजों को शॉर्ट रखना है, ठीक है। ये शॉर्ट रखना है। अच्छा प्रयास है। आपने पहले कभी लिखा है क्या मेंस? जी 69 का अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स अ गुड एफर्ट। और 2 कॉपी और रह गई है। वैसे मैं लाइव कॉपी वीक में 1 दिन चेक करूंगा सबके सामने में, ठीक है। ऐसे कॉपी आपको चेक होके मिल जाएगा कि टाइम का क्लास का टाइमिंग चला जाएगा, इसलिए मैं सोचा आज पहला दिन है तो इसलिए मॉडल आंसर तो मिल जाएगा ना सर? हाँ जी बिल्कुल, मॉडल आंसर मिलेगा। मॉडल से मैं दिखा भी देता हूँ मॉडल आंसर। सबसे जो मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, एक तो स्ट्रक्चर का देखता हूँ, दूसरा डायग्राम से आप लोग भागते हैं। डायग्राम्स को इंक्लूड नहीं करता है आंसर, तो डायग्राम इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर अब कैसे वो होगा। ये आयुष तुम्हारी कॉपी है ना? यस सर, यस सर।
ये बाबू ऐसा क्या आ गया हम लोगों को प्रॉब्लम कि हम लोग इतना एकदम क्रिस्प करके लिखे हुए हैं, मतलब लग रहा है जैसे तुम वो नहीं हिसाब किताब करता है बढ़िया सब एकदम। ऐसा क्या हम लोग को दिक्कत हो गया? सॉरी सर, मैं आदत हो गया सर ऐसे लिखने का मेरा, ऐसा इसीलिए नहीं, मार्क्स भी कटता है। ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा इतना छोटा फॉन्ट में, उसके बाद लाइन में स्पेसिंग नहीं है, तो ये चीज दिस वो इज थोड़ा सर हड़बड़ी में भी लिख रहे थे इसलिए। नहीं। आपको लिखने का जो तरीका है ये रंजन इनका नीलेश का अच्छा है, ठीक है, इनका वाला फॉलो करो आप, थोड़ा बड़ा फॉन्ट करो। यस सर, यस यस। नहीं तो कम से कम रंजन वाला स्टाइल जरूरी फॉलो करो। फिर ये सबसे बेस्ट हिंदी में इसका है स्वामी का। स्वामी का पूरा नाम गोस्वामी है, मैं इसको स्वामी बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग नहीं बोलिएगा, स्वामी गुस्सा हो जाता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। हमारा सब पता है स्वामी। तो ये वाला जो है ना, इस पर थोड़ा काम करो आयुष, ठीक है। यस सर, यस सर, बिल्कुल 18 से चार्टर अधिनियम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की संसद को पारित किया गया, इसलिए कानूनी का हर्ष का व्यवहार छोड़कर व्यापार करो। फिर आपने वही किया, मुख्य प्रावधान। अरे ऐसा क्यों लिखना, एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट, लग रहा है कि जैसा कि लग रहा है कि जगह, मतलब ऐसे क्यों लिखना भाई? वहां पे 6 पेज होता है, ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा एक ही 2 पन्ना में खत्म कर दोगे तुम। ये सारा पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तो खैर यहाँ तक बिना मतलब का है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। मैं सिर्फ ओपनिंग करना 1813 और 1833 के एक्ट में क्या मेन प्रोविजन था जिससे भारत उपनिवेश के उसमें कन्वर्ट हो गया, कमर्शियल आउटपोस्ट से। रंजन की कॉपी देखिएगा, उसमें लिखा है उसने 18 से चार्टर एक्ट इस तरह इंडियन कंपनी को भारत को उद्योग खोलना, 33 एक्ट पूरी तरह व्यापार। थोड़ा सा खाली तुम अपना लिखने का तरीका सही करो, ठीक है, औपनिवेशिक ढांचे में बदलना, ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीकरण, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन, कंपनी की भूमिका में बदलाव, केंद्रीकरण। पॉइंट्स तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, इतना पॉइंट्स लाए कहाँ से हो? सर थोड़ा रिसर्च खोजे थे। इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, बहुत टाइम नहीं देना। पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, बट लिखने का तरीका चेंज करो। तुम्हारे यस पॉइंट्स के हिसाब से जो तुम्हारा मेन बॉडी तुम्हारा सही है, मेन बॉडी में तुम्हारा सही है। इंट्रोडक्शन सही करो, इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा नहीं डालते हैं, और कंक्लूजन ठीक ठाक है। बट जो तुम्हारा सबसे वर्स्ट पार्ट है, ये ऐसे आंसर नहीं लिखा जाता है। कम से कम बिल्कुल 4 से 5 पेज में जाके आंसर लिखो, और इस तरह से नहीं कि एग्जामिनर को जूम करके पढ़ना। मेरे पास जूम करने का फैसिलिटी है, वो कैसे जूम करेगा, ठीक है। और तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 6 पेज रहेगा, तो 2 ही पेज में आंसर लिख दोगे, उसको लगेगा कंटेंट लिखवे नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि जब हाँ कंटेंट सर, अच्छा है। ग्रेजुएशन में सर 2 पेज में लिखा था 400 शब्दों में, हम लिख दिए 2-3 पेज में, नंबर का हाँ, तो काट नंबर दिया मेरा। तुम्हारा कंटेंट उसके अच्छा है बाद इसलिए सर तुमको, देखो तुम्हारा कंटेंट अच्छा है इसलिए मैं तुमको 19 नंबर दे रहा हूँ। अगर तुमने सही से लिखा होता, तुम्हारा नंबर 22 से 24 नंबर के लायक था तुम्हारा आंसर, बट तुमने सही से लिखा नहीं है, ठीक है, इसको सही करो। अगली बार से एकदम स्ट्रिक्टली तुम्हें इस पे काम करना। अगली बार तुम्हारा कोई कॉपी ऐसा आएगा, मैं कॉपी चेक ही नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, तुम्हारा पहला बिल्कुल काम। प्रायोरिटी इस हफ्ते में तुमको इस अपना ये सही कर लेना है, नहीं तो मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, सबको जो जो कल मैं कल से ही सर सुधार दूं। हाँ, सबको जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ, वो फीडबैक इस हफ्ते में आ जा सुधर जाना चाहिए। बाकी 2 लोग बच गए, कौन बचे हैं? अमन, अमन कब लिखो आप आंसर? सर अभी दिए थे, मतलब 7:30 बजे के आसपास, 7:30 से, मतलब अपलोड किए थे वही करीब 7:45 के आसपास। 1 मिनट, ये है आपका ना, ठीक।
EIC which came, Shalin तुम्हारी कॉपी है ना? EIC Yes, which came to India as one of the many trading company, latter one of the many trading companies. Is it right? Total monopolistic control over the Indian market, making it a supplier. One of the many trading company, one of the यूरोप की many trading company. इंग्लैंड की तो सिंगल कंपनी है ना, तो इसको ट्रेड मोनोपोली है. Control over Indian market, making it a supplier of manufactured goods to the Britain. ये चीज नहीं हुआ है ना, ये समझो बात को. इसने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सप्लायर बाद में बनता है, वही तो हम कह रहे हैं, किसी कॉलोनी बाद में बनेगी. बात समझ रहे हो तुम? स्टार्टिंग में तो ये तो सिर्फ भारत से फिनिश प्रोडक्ट्स लेके जा रही है और इंग्लैंड में बेच रही है, यही तो इसका मेन ट्रेडिंग का एजेंडा है. तो आपने स्टार्टिंग में लिख देंगे कि इसने इंडिया को मेकिंग इट ए सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू, अच्छा सही मैन्युफैक्चर गुड्स टू ब्रिटेन. ठीक है टू रेगुलेट ऑन से ऐसी हो. ठीक है गॉट इट. इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन में लंबा नहीं करना. वी विल डायरेक्टली कम टू 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे. कैसे इस एक्ट ने एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली कंपनी का है उसको एबॉलिश किया और इंडिया को कमर्शियल कंडीशन बिफोर. ठीक है, दिस इज अ गुड. ये आपकी कॉपी में सिर्फ देखने को मिला है. अपने 1813 के से पहले कंपैरिजन किया. मेन फीचर्स थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको सौंदर्यिफिकेशन कर दो. आउटकम्स देखो, तुमने यहाँ पे 1813 का लिखा, फिर तुम इसके आउटकम्स लिखे, तो तुम्हारे पॉइंट्स फ्रेगमेंट हो जा रहे हैं. तो करना क्या है कि 1813 और 1833 के पॉइंट्स को एक जगह पहले लिख दो और फिर जिसका इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को, आउटकम्स को एक साथ लिखो. ऐसे क्या हो रहा है, तुम्हारा आंसर दो अलग अलग पार्ट में बटते चला जा रहा है. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, आउटकम्स. Huge taxes. British was allowed to acquire property in India. Further, EIC found commercial body Governor General of India. Points are missing. Cultural subjugation वाला point missing है. ठीक है. Answer fragmented है. कोर पे फोकस करो. दोनों एक्ट का प्रोविजन को एक साथ लिख दो पहले यहाँ पे. इंट्रोडक्शन को सही करो. इंट्रोडक्शन में we need to directly hit the bullseye. कि क्वेश्चन और डिमांड उसका इंट्रोडक्शन लिखो. इसको समराइज करके एक से दो लाइन में लिख दो कि कंपनी के पास एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली था. ठीक है, उसके बाद ये, उसके दिन बाद लिखो कि हाउ वी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ कॉलोनी. वो हेडिंग डाल के फिर इसके अंदर डालो सारे सब हेडिंग्स. ठीक है, तो यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. क्राउन एज सॉर्टेड इकोनॉमी पॉलिटिकल कल्चरल सोशल डोमेस्टिक इंडिया नेक्स्ट द प्रोसेस. ठीक है गवर्नर colonization. ठीक है, एज ए कॉलोनी. कंक्लूजन ठीक है, स्ट्रक्चर सही करो. नीड इंप्रूवमेंट. ठीक है, और ये चाहिए. ठीक है, साइड में मार्जिन हाथ से स्केल से बना के लाना है. अमनदीप. The charter act on the crown sovereignty over Indian territory and abolishing the monopoly of the East India Company. ठीक है. Transformation, good. Role of charter, erosion of commercial monopoly, very good. Economic subordination, right? Perfect. Indo commercial, as per the Bipin Chandra historian, India became the supplier of raw material like cotton and indigo. Good. Centralization of administration, very good. East India Company, the way. Legal framework of governance, very good. Socio-economic reforms, opening of civil services. देखो ये रिफॉर्म वाला पार्ट ना, दैट विल बी मोर पॉजिटिव सेंस में. ठीक है, इसको यहाँ पे कल्चरल सब्जुगेशन वाले में दिखाना है कि कॉलोनी में जब भी कोई चीज कन्वर्ट होता है तो वो कल्चरल इंफीरियर हो जाता है. तो यहाँ पे यू नीड टू शो कि किस तरह से कल्चरल सब्जुगेशन करने का भी प्रयास किया जा रहा था, लाइक मिशनरीज एक्टिविटीज के थ्रू, वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू. मॉडर्नाइजेशन नहीं था, वेस्टर्नाइजेशन था. क्यों वेस्टर्नाइजेशन था सर? कि आप वो उनके कल्चर को फॉलो करें ताकि आप
उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाएंगे। ठीक है, दिस ओके इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इसको यहाँ ना लिख के, मतलब लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेंस नहीं बन पा रहा है साथ में। ठीक है, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड आंसर। अमन, अब तुम ना थोड़ा सा एक काम करो, तुम थोड़ा डायग्राम वायग्राम में कहीं कहीं इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो। मतलब बहुत ऐसा नहीं है, मस्ट नहीं है कि इनकॉर्पोरेट करना ही करना है, बट यू शुड ट्राई। कहीं पे डायग्राम से वगैरह आ सकते हैं तो कोशिश करो डायग्राम लेने का। अभी तक आपने आंसर लिखना तो कम 100% सीख लिया है। ठीक है, आंसर कैसे अच्छा लिखते हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दिस आंसर मैं आपको 20 से 21 नंबर तो मिनिमम दूंगा। ठीक है, कंक्लूजन सर देखिएगा थोड़ा, इसका हम कोशिश किए थे देखिए। चार्टर था सब Product of the door of economic exploitation of India. Very good. चलो यार, कंक्लूजन पढ़ा दिए तो मैं तुमको 21 नंबर दे ही देता हूँ। ठीक है, बट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स। ठीक है, ओके डायग्राम्स चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स दोगे तो और थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके चलो मैं दिखाता हूँ कि इसका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। मॉडल आंसर कहाँ है यार, ये है क्या? लेट मी सी। आप लोग जब मेरी क्लास करेंगे तो आप लोग सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें मॉडल आंसर के में मैं हमेशा डायग्राम जरूर इनकॉर्पोरेट करना सिखाऊंगा। मेन बॉडी स्ट्रक्चर तो आप करेंगे ही करेंगे, वो तो सही करना ही करना है, लेकिन आपका आंसर आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग होगा वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आंसर में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या डाल रहे हैं। ठीक है, सो दैट वी विल डू। Just I'm showing. Shivashish, where is your answer? Shivashish, am I audible? शिवाशीष, सुन पा रहे हो हमको? So look, जब मुझे ये आंसर लिखना है, मतलब मुझे क्या, मतलब मॉडल आंसर जो मैं दे रहा हूं उसमें I will start. East India companies initially pursue to expand India to secure commercial interest. उसके बाद सीधे इस पे आऊंगा कैसे इस 1813-33 ने अबॉलिश किया ट्रेड मोनोपोली। ये मेरा मेन होगा, मार्केट क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम मर्चेंट बॉडी टू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। These acts laid the foundation for centralized governance, economic exploitation, legal codification, cultural domination, accelerating India's transformation into fully governed British colony. ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट है। मैं ऊपर अलग नहीं भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ये मेरा मेन पार्ट है। ठीक है, मैं हिंदी में दे दूंगा भाई, हिंदी नहीं प्रिपेयर कर पाया, हिंदी दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद इमीडिएटली जो क्वेश्चन का डिमांड है, मैं इस क्वेश्चन को डिमांड को लिखूंगा। क्वेश्चन का डिमांड कह रहा है कैसे ट्रांसफॉर्म किया इंडिया को फुल फ्लेज कॉलोनी में। तो ये मेरा मेन हेडिंग है, इसको मैं बॉक्स में डालूंगा। सबसे पहला मैं डालूंगा इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड शब्द आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट डाला। लॉस ऑफ इकोनॉमिक सोवरेनिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट डालूंगा कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन। ये जो मिशनरी एक्टिविटीज है और सिविलाइजिंग मिशन है, जो कह रहे हैं कि हम भारत को सिविलाइज करने के लिए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसमें मैं यहाँ जरूर डालूंगा। तीसरा पॉइंट में जरूर मेरा होगा, क्योंकि कॉलोनी का मतलब होता है कि आपको कल्चरली भी हम आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा कि भैया ये तीन तरह से भारत को कॉलोनी बनाने का प्रयास किया गया था। एक तो इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया, तो यहाँ धीरे धीरे भारत में क्या होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कंचन ने अपने आंसर में मेंशन किया है। दूसरा थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सेंट्रलाइज कर दिया, लीगली अपने कोड यूनिफाई कर दिया। तीसरा है थ्रू आइडियोलॉजी। ये मैं ट्रायंगल बनाकर दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये भैया तीन मेन पिलर्स हैं जिसके थ्रू भारत को कॉलोनी में कन्वर्ट किया जा रहा था।
ठीक है। फिर 1833 में सेंट्रलाइज किया गया लीगल कोडिफिकेशन फॉर कंट्रोल, ये सारी चीज देने के बाद फिर मैं एक फ्लो चार्ट बना के मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे भारत कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज होकर कॉलोनी बन रहा है, और लास्ट में ये मैं इस तरह से एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, ये सारे पॉइंट्स आप हटा भी सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में, बट एक फ्लो चार्ट चाहिए। इस फ्लो चार्ट से देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है कि 1813 में एंड ऑफ ट्रेड्स कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ, और फाइनली मैं लास्ट में स्टैब्लिश किया कॉलोनियल इकोनॉमी स्टैब्लिश। यही तो क्वेश्चन डिमांड है ना, सब लोग हाँ चाहे ना बोलो, क्वेश्चन डिमांड यही है ना कि कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे स्टैब्लिश हुआ। तो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू यही तो स्टैब्लिश किया फाइनली ले जाके कि भैया कॉलोनियल इकोनॉमी स्टैब्लिश किया, ये मैंने फ्लो चार्ट में दिखा दिया। तो ये आपके आंसर का क्या है, सोल बन जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल एक डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली आपने स्टैब्लिश कर दिया कि सर हम समझते हैं आपकी बात को, क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये यहां से चले, फिर फाइनली आई विल कंक्लूड। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सट्रैक्शन कंचन ने अपने आंसर में मेंशन किया है। ठीक है। फिर 1833 में सेंट्रलाइज किया गया लीगल कोडिफिकेशन फॉर कंट्रोल, ये सारी चीज देने के बाद फिर मैं एक फ्लो चार्ट बना के मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे भारत कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज होकर कॉलोनी बन रहा है, और लास्ट में ये मैं इस तरह से एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, ये सारे पॉइंट्स आप हटा भी सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में, बट एक फ्लो चार्ट चाहिए। इस फ्लो चार्ट से देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है कि 1813 में एंड ऑफ ट्रेड्स कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ, और फाइनली मैं लास्ट में स्टैब्लिश किया कॉलोनियल इकोनॉमी स्टैब्लिश। यही तो क्वेश्चन डिमांड है ना, सब लोग हाँ चाहे ना बोलो, क्वेश्चन डिमांड यही है ना कि कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे स्टैब्लिश हुआ। तो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू यही तो स्टैब्लिश किया फाइनली ले जाके कि भैया कॉलोनियल इकोनॉमी स्टैब्लिश किया, ये मैंने फ्लो चार्ट में दिखा दिया। तो ये आपके आंसर का क्या है, सोल बन जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल एक डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली आपने स्टैब्लिश कर दिया कि सर हम समझते हैं आपकी बात को, क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये यहां से चले, फिर फाइनली आई विल कंक्लूड। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सट्रैक्शन कंचन ने अपने आंसर में मेंशन किया है। ठीक है, फाइनली आई विल कंक्लूड, और कंक्लूजन में हो सके तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन लिख के, The Charter Act redefined British objectives in India. By abolishing trade monopoly and embedding a structure of control, they shifted the British role from mercantile to imperial. India ceased to be a commercial output. It becomes a legally governed, economically exploited, and culturally subordinated colony to the prototype of modern colonialism. This is how our answer will end. ठीक है, तो मैं मॉडल से शेयर कर दे रहा हूँ सर। हाँ, हिंदी में दे दूंगा ब्रजेश। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जो फ्लो चार्ट है सर, हाँ, इसका कोई निश्चित जगह है वो पुट करने का, या फिर कहीं पे कर सकते हैं सर फ्लो चार्ट? कोशिश करो कि बीच में करने का, स्टार्टिंग में एक छोटा डायग्राम तो आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सीधे पूछता है कि ट्रेस द इवोल्यूशन, कई बार प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि आप इस इवोल्यूशन को ट्रेस करें कि ये घटना कैसे हुई है। तो इवोल्यूशन में क्या होगा कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे कि हम मानव रूप में कैसे इवॉल्व हुए, तो क्या हम सडनली लंगूर से मानव बन गए? नहीं बने थे ना, बीच में बहुत सारे स्टेजेस। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, फिर होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस सेपियंस आया। तो वो हमें अलग अलग स्टेजेस दिखाने पड़ते हैं। जब भी क्वेश्चन इवोल्यूशन के फॉर्म में होता है तो फिर आपका फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में ही बन जाएगा। ठीक है, टाइमलाइन पे, या फिर जब कभी कॉज और इफेक्ट में होगा कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव करती जा रही है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमने 1991 तक क्या किया, क्लोज्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट रखा, तो उसके बाद हम ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको ऐसे प्रश्न में जहाँ पे फ्लो चार्ट डायरेक्टली नहीं डिमांडेड है बट आपको दिखाना है, तो बीच में बनाइए, बट उससे पहले एक डायग्राम छोटा सा कहीं बना दीजिए।
ठीक है जैसे मैंने ये वाला डायग्राम यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपके आंसर में अब यहाँ से दिमाग में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है कि आपको एक डायग्राम इस तरह का और एक डायग्राम कुछ फ्लो चार्ट का या फिर सर्कुलर वाला डायग्राम जिसमें हम अलग अलग तरह के सर्किल के थ्रू दिखाते हैं, कुछ ना कुछ आपको हर दिन के आंसर में आपको कुछ ना कुछ नए नए डायग्राम्स सिखाते रहूंगा, ठीक है। ठीक सो एनी डाउट? सो लेट्स मूव टू द क्लास। ये मॉडल को शेयर कर दूं, चाहिए? यस सर, कर दीजिए। हिंदी वाला ही कर दिया सर। हाँ हिंदी वाला। आलोक आपने आंसर लिखा है क्या? सर पता नहीं था, पता नहीं था सर, क्वेश्चन मिला है, पता नहीं कैसे नहीं पता चला। नहीं ये उस वाले ग्रुप में होगा, क्या उसमें दिया तो था। ठीक है, मैं ये इसमें- हिंदी भी देखूंगा, ठीक है। सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिला था, पता नहीं चला हमको सर। ये ग्रुप में होगा। कौन से वाले ग्रुप सर? ये पेड ग्रुप जो है ना, उसमें क्वेश्चन गया होगा ये। उसमें कैसे ऐड होंगे सर? पेड ग्रुप पे पेमेंट करके। कैसे सर, फॉर्म पता नहीं चला। शिवम यस सर। इनसे आलोक से बात कर लीजिएगा, इनको ऐड करवा दीजिएगा। आपको एडमिशन लेना है तो इन शिवम से बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है। क्लास उस ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं श्वेता हाँ। बोल रही हूँ। हाँ, सर श्वेता। सर मुझे भी ज्वाइन करना था क्लासेस में। आप फर्स्ट डे आज मैं ज्वाइन की हूँ, तो सर क्या प्रोसीजर है और कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी सर? शिवम इनको भी ज्वाइन करवा लीजिएगा। श्योर सर। इनको भी- क्या आपका आप ना इनसे शिवम से कौन से ग्रुप में है ना, ग्रुप में है ना आप? सर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो हूँ बहुत टाइम से आपके, बाकी मैं किसी अदर ग्रुप में नहीं हूँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन का मैसेज कर दीजिएगा। आलोक आप भी जिस भी ग्रुप में है ना, उस ग्रुप पे आप एडमिन का मैसेज कर दीजिएगा, ये दोनों आपका एडमिशन करा लेंगे। सर हेलो सर। हाँ सर मैं सीमा बोल रही हूँ, मुझे भी ऐड होना है। शिवम आप सभी एडमिन जाए तो अपना नंबर जब जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आप एडमिन का मैसेज कर दीजिए, इमीडिएटली एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि हम लोग डेमो क्लास 2 दिन तक दिए थे, अब हम डेमो क्लास हम लोग कल से बंद कर देंगे। तो जो लोग डेमो क्लास ले रहे हैं वो एडमिशन ले लीजिए आज से। ये कंटिन्यू रहेगा ना सर? क्या सर ये कंटिन्यू रहेगा ना सर, यहाँ जो चल रहा है? हाँ ये तो जो चल रहा है चलते रहेगा ना। जो पेड है तो पेड तो चलते ही रहेगा। पेड में जो जितनी सारी फीचर्स दे रहे सारा फीचर्स तो मिलते ही रहेगा ना। सर और इसमें सर क्या वो क्या पीटी वाला कब होगा? पीटी वाला भी स्टार्ट कर रहे हैं 22 तारीख से, टेंशन मत लो। पीटी के लिए कुछ सोचना नहीं है, जितना हम करा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आराम से पीटी और मेंस मिला के करते रहो, ठीक है। फोकस रहो एकदम, खाली जितना हम कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट को खाली अपने अंदर उतारो। बाकी कुछ रिसर्च नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है कान मूंद के। इससे बेस्ट कंटेंट तो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा, और खास करके 1-to-1 मेंटरिंग में इस तरह से कोई कॉपी चेक करके आपको नहीं बताएगा अगर कॉपी में इतनी कमियां हैं, ऐसे हैं। पर डे आपको कॉपी को आपको ट्रैक करना। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो आप जिन लोगों को लेना है एडमिशन